ओके, सबकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको ये इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग? ओके। तो लास्ट टाइम हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा था। तो इसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। इसमें बस लास्ट का एक टॉपिक रह गया था हमारा, वो हम लोग आज कवर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। एल्गोरिदम क्या होती है, कैसे वर्क करती है, फ्लो चार्ट कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। सूडो कोड क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये। ओके। तो हमें जो आज स्टार्ट करना है वो है टाइप्स ऑफ कंट्रोल प्रोग्राम स्ट्रक्चर। आप जो भी प्रोग्राम बनाओगे पाइथन में, वो बेसिकली तीन टाइप से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं कि किस टाइप का आपका प्रोग्राम है। तो या तो वो प्रोग्राम सीक्वेंशियल होगा, या सिलेक्शन बेस्ड होगा, या इटरेशन बेस्ड होगा। ठीक है, तो जो भी आप प्रोग्राम बनाओगे वो प्रोग्राम इन तीनों चीज़ों में से एक में लाई करता होगा, कि जो भी आपने प्रोग्राम बनाया है आइदर इट सीक्वेंशियल और सिलेक्शन और इटरेशन। तो ये क्या होते हैं, ये हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीक्वेंशियल की। तो जैसा कि इसका नाम आपको समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब है एक सीक्वेंस में। मतलब आप जो भी प्रोग्रामिंग करोगे पाइथन के अंदर, तो लाइन बाय लाइन आपने एक के बाद एक सीक्वेंस में लिखी हुई है। ठीक है, तो जैसे आपने एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा होगा येलो के अंदर, कि आपने स्टेटमेंट वन लिखी है एक लाइन में, नेक्स्ट लाइन में स्टेटमेंट टू लिखी है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग स्टेटमेंट्स होंगी जो पाइथन प्रोग्रामिंग में आप लिखोगे। उसको आप रन करोगे तो जो भी आपका आउटपुट आएगा वो भी इसी सीक्वेंस में आपका प्रोग्राम रन होगा, और जो भी आपने प्रोग्राम के अंदर लिखा होगा उसी के हिसाब से आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा सीक्वेंशियल प्रोग्राम। ठीक है, तो जिस ऑर्डर में आप लिखोगे स्टेटमेंट्स, उसी ऑर्डर में आपका आउटपुट जो है वो स्क्रीन पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है। ओके, तो जैसे ये आपको एग्जांपल दिख रहा है यहाँ पे, कि मुझे दो नंबर्स को स्वैप करना है। स्वैप करने का मतलब होता है कि जैसे मेरे पास दो नंबर्स हैं, एक ए के अंदर है, एक बी के अंदर है। ठीक है, तो जैसे इसमें एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा कि ए के अंदर मैंने 10 लिया हुआ है, बी के अंदर 20 लिया हुआ है। ठीक है, स्वैपिंग के बाद क्या हो जाएगा कि ए की वैल्यू पहुंच जाएगी बी के अंदर, बी की वैल्यू पहुंच जाएगी ए के अंदर। तो आफ्टर स्वैपिंग ए के अंदर हो जाएगा 20 और बी के अंदर हो जाएगा 10। ठीक है, तो इसका मतलब होता है स्वैपिंग। तो जो आपकी स्क्रीन पे प्रोग्राम दिख रहा है आपको अभी, उसमें एक एक इंस्ट्रक्शन जो है वो सीक्वेंशियली रन होगी। जैसे सबसे पहले यूज़र से हम इनपुट लेंगे ए और बी के अंदर। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट 3, 4 और 5 में एक प्रोसीजर लिखा हुआ है जिसके बेसिस पे मैं दोनों वैल्यूज़ को स्वैप कर सकता हूँ। तो आपको अपने राइट में जो ब्लू बॉक्स है उसके अंदर दिख रहा है आपको। हाँ जी, तो राइट साइड में आपको जो एक ब्लू बॉक्स दिख रहा है, उसके अंदर हमने पूरा प्रोसीजर। सर ये 11th बी है। सर मैं काउंट कर लेता हूँ, मेरे पास अभी। हाँ जी। सर 13 स्टूडेंट्स हैं। थैंक यू सर। ओके सर। तो यहाँ पे जो प्रोसीजर आपको दिख रहा है कि इसमें हमने 3 स्टेप्स लिखे हैं, उसमें ए, बी और सी की वैल्यू क्या क्या होगी वो आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया गया है। हमने क्या किया है कि दो नंबर्स को स्वैप करने के लिए हमने एक तीसरा वेरिएबल लिया है। ठीक है, इट्स लाइक कि मेरे पास दो कंटेनर्स हैं। ठीक है, मैं एक में चावल है एक में दाल है। मुझे उन दोनों के जो भी कंटेंट्स हैं, मतलब चावल वाला जो बॉक्स है उसके अंदर दाल आ जाए, दाल वाले बॉक्स के अंदर चावल आ जाए, ये मुझे स्वैपिंग करनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक तीसरा कंटेनर लिया खाली। मैंने क्या किया, चावल को डाल दिया खाली वाले कंटेनर के अंदर। अब जो चावल का कंटेनर खाली हो गया, उसके अंदर मैंने दाल डाल दी। अब दाल वाला जो कंटेनर वो खाली हो गया, तो
उसके अंदर मैंने तीसरे कंटेनर में से चावल डाल दिए। तो इससे क्या हुआ, मेरा दोनों के दोनों स्वैप हो गए। मतलब चावल वाला जो कंटेनर है उसके अंदर दाल आ गई, दाल वाला जो कंटेनर उसके अंदर चावल आ गए। यही चीज़ यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के अंदर दिख रही है। मैंने एक तीसरा वेरिएबल लिया है सी। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले कि सी के अंदर ए डाल दिया है। आपको एक चीज़ मैं फिर से बता दूं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि जो मेरी असाइनमेंट होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है। मतलब अगर मैंने लिखा हुआ है सी इक्वल टू ए, इसका मतलब है कि ए की वैल्यू सी को मिल जाएगी, ना कि ये कि सी की वैल्यू ए को मिलेगी। ठीक है, असाइनमेंट पाइथन के अंदर राइट टू लेफ्ट होता है। इक्वल टू के राइट में जो लिखा हुआ है उसकी वैल्यू इक्वल टू के लेफ्ट में जो लिखा हुआ है उसको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ए की वैल्यू मिल जाएगी सी को। तो क्योंकि ए में 10 था तो सी में भी कितना हो गया, 10। ठीक है, एक चीज़ मैं और आपको क्लियर कर दूं कि जो मैंने आपको चावल और दाल वाला एग्जांपल बताया था उसमें क्या हो रहा था कि जब मैंने तीसरा कंटेनर लिया था उसके अंदर मैंने चावल डाले थे तो पहला कंटेनर बिल्कुल खाली हो गया था। लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसा नहीं होता है। जब मैं एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे को देता हूँ, ठीक है, तो दूसरे को वो वैल्यू मिल जाएगी लेकिन वो वैल्यू पहले के अंदर भी रहती है एज इट इज़। ठीक है, मतलब जब मैंने c इक्वल टू ए किया तो a की वैल्यू c को तो मिल गई, c के अंदर भी 10 हो गया, लेकिन a के अंदर भी 10 रहेगा। वैल्यू जो है वो डिलीट नहीं होती है मेमोरी से। जैसे आप पेन ड्राइव के अंदर कोई मूवी कॉपी करते हो अपने कंप्यूटर के अंदर, तो आप जब कॉपी करोगे तो वो आपके कंप्यूटर के अंदर भी कॉपी हो जाएगी और आपकी पेन ड्राइव के अंदर भी रहेगी। ठीक है, तो सेम यहाँ पे ऐसा होता है। जब मैंने c इक्वल टू ए किया तो c को 10 मिल गया, a में भी 10 ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया कि मैंने a इक्वल टू बी कर दिया। इसका मतलब क्या है कि b की वैल्यू अब a के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो a में पहले 10 था, अब उसको b की वैल्यू मिल गई, तो b के अंदर क्योंकि 20 था तो 20 क्या करेगा, a के अंदर जो पहले से 10 पड़ा हुआ है उसको ओवरराइड कर देगा। ओवरराइड का मतलब होता है कि उसको हटा के अब 10 हट के 20 आ जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट में a इक्वल टू 20 हो जाएगा और b में भी 20 ही रहेगा क्योंकि b की वैल्यू हमने कोई चेंज नहीं की अभी तक। अब तीसरे स्टेप में क्या किया, मैंने लिखा b इक्वल टू सी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि c के अंदर हमने स्टार्टिंग में a की वैल्यू डाल दी थी तो c के अंदर 10 हो गया था। तो लास्ट स्टेटमेंट में जब मैंने b इक्वल टू सी किया तो b के अंदर भी मेरा 10 आ गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, मेरी स्वैपिंग कंप्लीट हो गई कि a के अंदर पहले 10 था, b में 20 था, अब a में 20 हो गया, b में 10 हो गया। ठीक है, तो ये जो आपको स्टेप नंबर 1 से लेके स्टेप नंबर 7 तक जो स्टेटमेंट्स आपको दिख रही हैं ये लाइन बाय लाइन ऐसे ही रन होगी। इसमें क्या है कि सबसे पहले मैं जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें यूज़र से इनपुट लूँगा a और b। तो यूज़र कोई भी वैल्यू इनपुट दे, कुछ भी, तो जो पहली वैल्यू इनपुट देगा यूज़र वो a के अंदर आ जाएगी, दूसरी वैल्यू जो देगा वो b के अंदर आ जाएगी। एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर जो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 से 7 तक लिखा हुआ है ये एक्चुअल पाइथन प्रोग्राम नहीं है, ये सूडो कोड है। सूडो कोड क्या होता है, फॉल्स कोड, मतलब कोडिंग मेरी ऐसी ही होगी, स्टेप्स मैं यही फॉलो करूँगा, लेकिन पाइथन का जो लिखने का तरीका होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हुआ है ना इनपुट ए और बी, तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखते हैं। ठीक है, वो हम कैसे लिखेंगे वो जब मैं आपको पाइथन का प्रोग्राम बताऊंगा तब हम देखेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 3, 4 और 5 बिल्कुल सेम है, यही सेम मैं पाइथन का प्रोग्राम जब बनाऊंगा तब ये सेम स्टेप्स रहेंगे मेरे। 6 प्रिंट जो है वो भी थोड़ा सा माइन्यूट सा चेंज होगा। ठीक है, तो ये मेरा सूडो कोड है, इसको देख के ही मैं एक्चुअल कोड लिखता हूँ। ठीक है, तो सीक्वेंस में स्टेप नंबर 1 से लेकर 7 तक ये एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे, पहले 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 7, ऐसे मेरा प्रोग्राम रन होगा। तो इसको बोलते हैं मेरी सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग। ओके, नेक्स्ट है मेरा सिलेक्शन बेस्ड। मतलब मेरे प्रोग्राम के अंदर एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जिसमें मुझे डिसीजन लेना है कि या तो मुझे ये करना है या ये करना है। मतलब मेरे पास एक कंडीशन होगी कि वो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो मैं कुछ और काम करूँगा, कुछ और चीज़ रन होगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो कुछ और रन होगा। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कैसे वर्क करता है ये। तो मुझे क्या करना है कि
मेरा एक प्रोग्राम है जिसमें मैं यूज़र से इनपुट लूँगा कि आपकी एज कितनी है, यूज़र से पूछूंगा कि आपकी एज कितनी है, और उस एज के बेसिस पे मैं ये कैलकुलेट करूँगा कि वो वोटिंग करने लायक है या नहीं है। तो जनरली क्या होता है कि किसी की एज अगर 18+ है तो वोटिंग कर सकता है, ठीक है। तो यही मैंने किया हुआ है। आप देखो, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, सेकंड स्टेप में मैं यूज़र से इनपुट लूँगा कि उसकी एज कितनी है, ठीक है। इसके बाद मैंने चेक किया है इफ़ क्या है, इफ़ यूज़ होता है कंडीशन चेक करने के लिए, ठीक है। ये इफ़ एल्स वगैरह जो है ये हम अच्छे से पढ़ेंगे जब पाइथन हम लोग अच्छे से स्टार्ट करेंगे। अभी आप सिर्फ बेसिक नॉलेज ले लो इसकी। थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया है कि इफ़ का मतलब मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि अगर एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, जो यूज़र ने इनपुट दी है एज, अगर वो 18 के या तो इक्वल टू है या ग्रेटर देन है, तो मुझे क्या करना है, इसका लिखा हुआ देन, मतलब अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू होगी तो देन की नीचे वाली स्टेटमेंट रन होगी। तो प्रिंट लिखा हुआ है एलिजिबल फॉर वोटिंग, मतलब अगर यूज़र की एज 18 या उससे ज़्यादा है तो मैं प्रिंट कर दूंगा एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। अगर इफ़ वाली जो कंडीशन है वो फॉल्स होती है, मतलब अगर यूज़र की एज 18 से कम है, तो मेरी एल्स वाला पार्ट रन होगा। फिर मेरा फोर्थ जो स्टेटमेंट है 4 नंबर पे वो रन नहीं होगी, वो फिर थर्ड स्टेटमेंट के बाद सीधा फिफ्थ पे आ जाएगा कि अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी स्टेप नंबर 3 पे, तो स्टेप नंबर 4 रन नहीं होगा, स्टेप नंबर 5 पे आ जाएगा एल्स, तो वो प्रिंट कर देगा स्टेप नंबर 6 के अंदर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। तो ये क्या है मेरी, अब ये डिसीजन बेस्ड है, अब ये सीक्वेंशियल नहीं है। सीक्वेंशियल में क्या हो रहा था पिछले में कि स्टेप नंबर 1 से लेके 7 तक सारे एक सीक्वेंस के अंदर रन हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कंडीशन के ऊपर बेस्ड है कि अगर स्टेप नंबर 3 के अंदर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो स्टेप नंबर 4 रन होगा, उसके बाद स्टेप नंबर 5 और 6 रन नहीं होगा अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो अगर स्टेप नंबर 3 के अंदर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो मेरा स्टेप नंबर 4 रन नहीं होगा, फिर फिफ्थ और सिक्स्थ रन होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हमारी कंडीशन बेस्ड प्रोग्रामिंग, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा इटरेशन। इटरेशन का मतलब होता है एक लूप। लूप का मतलब रिपीटिशन ऑफ समथिंग। जैसे मैं आपको बोलूं, जैसे आपको पता है कि आपको कुछ प्रिंट करना है आउटपुट स्क्रीन पे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंट लिख के प्रिंट कर देता हूँ कि प्रिंट माई नेम इज़ ABC, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको ये ABC जो है वो 1000 टाइम प्रिंट करना है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, ऐसे तो ये काम तो होगा नहीं कि आप 1000 टाइम्स ये लिखो कि प्रिंट माई नेम इज़ ABC, फिर अगली लाइन में फिर प्रिंट माई नेम इज़ ABC, नहीं। इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है इटरेशन, मतलब लूप, मतलब खुद को रिपीट करने वाली चीज़। मतलब अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखूं कि प्रिंट माई नेम इज़ ABC और इस एक सिंगल स्टेटमेंट को 1000 बार रन कर दूं, 1000 टाइम एक लूप के अंदर डाल दूं, जो लूप 1000 बार चलेगा। लूप आपको पता है क्या होता है, जो बार बार रन होता रहता है, ठीक है। तो उनको बोलते हैं इटरेशन वाली स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग जो है वाइल लूप यूज़ करेंगे पाइथन के अंदर और फोर लूप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे यूज़ होगा वो हम लोग देखेंगे। अब लूप आपको पता है कि लूप का मतलब होता है जो इनफाइनाइटली रन होता है, जो रन होता रहता है। अब मुझे उसको 1000 बार ही रन करना है, तो उसके लिए मैं उसके अंदर कंडीशन लिखूंगा कुछ, ठीक है, कि वो जब कंडीशन मीट होती रहेगी तो वो लूप चलता रहेगा, जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी लूप खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उसके अंदर कुछ ऐसी कंडीशन डालूंगा कि वो लूप जब तक 1000 बार रन नहीं होता तो वो कंडीशन ट्रू होती रहेगी, जैसे ही 1000 बार रन वो हो जाएगा तो वो कंडीशन अपने आप फॉल्स हो जाएगी। वो हम लोग कैसे करेंगे वो देखेंगे जब हम पाइथन की प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। तो मेरी 3 टाइप की स्टेटमेंट्स होती हैं। एक होती है मेरी सीक्वेंशियल, जिसमें स्टेप नंबर 1 से लेके स्टेप नंबर लास्ट 6 7 जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे एक सीक्वेंस में रन होंगे, उनमें से कोई भी स्टेप जो है वो छूटेगा नहीं। सेकंड था मेरा कंडीशन बेस्ड, कि कंडीशन में चेक करूँगा, कंडीशन के बेसिस पे कौन सा स्टेप रन होना है वो मैं देखूँगा। तीसरा मेरा इटरेशन, एक लूप के अंदर अगर मुझे प्रोग्राम रन करना है तो उसके लिए इटरेशन वाली स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो
यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया गया है कि मुझे 1 से लेके 100 तक के नंबर्स जो हैं वो प्रिंट करने हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया ए के अंदर मैंने ले लिया 1। ए एक वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं पहले वो देख लो। वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू वेरी कर सके, मतलब चेंज होती रहे। ठीक है, अभी मैंने a इक्वल टू 1 लिखा है तो इसका मतलब अभी a की वैल्यू कितनी है 1। आगे मैं a इक्वल टू 2 लिख दूंगा तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर मैं a इक्वल टू 100 लिख दूंगा तो a की वैल्यू 100 हो जाएगी। मतलब a की वैल्यू मैं चेंज कर सकता हूँ, तो इसको बोलते हैं एक वेरिएबल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने a के अंदर डाल दिया 1 स्टेप नंबर 2 के अंदर। ठीक है, इसके बाद मैंने एक लूप चला दिया, वाइल लूप। इस वाइल लूप में मैंने क्या किया, मैंने एक कंडीशन लगा दी कि जब तक a की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 ना हो जाए। मैंने बोला था कि कंडीशन लगाएंगे, जब तक वो कंडीशन ट्रू होती रहेगी मेरा वाइल लूप चलता रहेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि कंडीशन लगाई कि जब तक a की वैल्यू 100 या उससे कम है तब तक ये लूप चलता रहे। और आप एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि मेरी स्टेप नंबर 1, 2 और 3 इन तीनों की जो लाइंस हैं जो स्टार्ट हो रही है, वो स्टार्ट होने की जो पोजीशन है वो तीनों की सेम है। देखो जो स्टार्ट लिखा हुआ है उसके जस्ट नीचे a इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे वाइल लिखा हुआ है। लेकिन स्टेप नंबर 4 और 5 में आप देखोगे कि एक स्पेस दिया हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है प्रिंट a। ऐसे ही स्टेप 5 में एक स्पेस दिया हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है a इक्वल टू a प्लस 1। इस स्पेस को बोलते हैं हम इंडेंटेशन। स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंडेंटेशन। ये एक्चुअली जो आपके कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड होता है उसमें जो स्पेस बार होता है वो यूज़ नहीं किया गया है। आपके कीबोर्ड में टैब होता है, टैब वाला बटन जो होता है ना, उस टैब वाले बटन को जब आप प्रेस करोगे तो इतना स्पेस क्रिएट होगा, क्योंकि एक सिंगल स्पेस से इतना ज़्यादा स्पेस क्रिएट नहीं होता है। तो मैं टैब वाला बटन यूज़ करता हूँ, उससे जो ये स्पेस क्रिएट होता है उसको बोलते हैं हम इंडेंटेशन। ठीक है, अब वाइल लूप जो है उसके अंदर कितनी स्टेटमेंट्स हैं, कितनी स्टेटमेंट्स जो है वो बार बार रन होनी है, वो कैसे होता है डिसाइड, वो होता है इस इंडेंटेशन से। अब आप एक चीज़ समझिए कि अगर ये सारी लाइंस जो हैं वो एक ही पोजीशन से स्टार्ट हो जाएं, जैसे स्टेप नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों क्या है एक ही पोजीशन से स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन स्टेप 4 और 5 में कुछ स्पेस दिया हुआ है। अगर ये स्पेस ना होता, 4 और 5 भी स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो रही होती, तो मैं ये कैसे डिफ्रेंशिएट करता कि मेरा जो लूप है, मतलब जो मेरा वाइल लूप 100 टाइम्स रन होना है उसके अंदर कितनी स्टेटमेंट्स मेरी 100 बार रन होगी, है ना। क्योंकि वाइल के नीचे अगर मैंने स्पेस नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब क्या है कि नीचे की सारी स्टेटमेंट्स तो मुझे वाइल लूप के अंदर रन नहीं करनी ना। तो मुझे सिर्फ मान लो 2 स्टेटमेंट्स रन करनी है वाइल लूप के अंदर, तो मैंने क्या किया, उनको एक इंडेंटेशन दे दिया। इंडेंटेशन का मतलब ये होता है कि अब स्टेप नंबर 4 और 5 ये वाइल लूप के अंदर है। ठीक है, तो जितने टाइम्स मेरी कंडीशन ट्रू होती रहेगी वाइल लूप वाली, उतने टाइम्स मेरा स्टेप नंबर 4 और 5 रन होता रहेगा। तो इनिशियली ए के अंदर 1 है, तो सबसे पहले कंडीशन चेक होगी वाइल ए लेस देन इक्वल टू 100। अब ए की वैल्यू कितनी है 1, तो इसका मतलब क्या है कि 1 लेस देन इक्वल टू 100, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी मेरी। स्टेप नंबर 4 रन होगा तो प्रिंट ए की वैल्यू कितनी है 1, 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने किया ए इक्वल टू ए प्लस 1, मतलब ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 प्लस 1 होके वापस से ए में स्टोर हो जाए। मतलब ए की वैल्यू को मैं एक इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। इसको समझिए, ए इक्वल टू ए प्लस 1 का मतलब क्या होता है। आपको पता है कि असाइनमेंट राइट टू लेफ्ट होता है, तो सबसे पहले राइट वाली जो वैल्यू है वो कैलकुलेट होगी। तो ए की वैल्यू क्योंकि 1 है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, और 2 मिल जाएगा वापस से ए को। तो अब ए की वैल्यू 1 की जगह कितनी हो गई 2। अब एक चीज़ और कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ इंक्रीमेंट, क्योंकि अगर मैं इंक्रीमेंट नहीं करूँगा तो ए की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, और जो मेरी कंडीशन है कि ए लेस देन इक्वल टू 100, तो ए की वैल्यू क्योंकि हमेशा 1 रहेगी तो 1 हमेशा 100 से छोटा ही रहेगा। तो मेरा वाइल लूप क्या होगा, हमेशा रन होता रहेगा, क्योंकि ये कंडीशन हमेशा ट्रू होती रहेगी। तो इसलिए मुझे ए की वैल्यू को एक एक इंक्रीमेंट करना है, सो दैट जब मेरी ए की वैल्यू 100 तक पहुंच जाए
तब तक रन हो जैसे ही ए की वैल्यू 101 होगी। वैसे ही जो कंडीशन लिखी हुई है a लेस देन इक्वल टू 100, तो जब a में 101 हो जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 101 जो है वो लेस देन या इक्वल टू नहीं होता 100 से, वो ग्रेटर देन होता है। तो उस केस में क्या होगा, वाइल लूप जो है उसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी फिर वो सीधा स्टेप नंबर 6 पे आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, मेरा ये लूप जो है वो 100 टाइम्स रन होगा और वो 1 से लेके 100 तक की वैल्यूज़ को प्रिंट कर देगा। ठीक है, इस तरीके से मेरा ये वाइल लूप वर्क करता है। ठीक है, ओके। एक स्टेटमेंट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं गो टू। गो टू, अगर आपको कोई स्टेप स्किप करना है, स्किप मतलब छोड़ना है, मतलब आपने कोई कंडीशन लिखी है, उस कंडीशन के हिसाब से आपको डायरेक्टली किसी स्टेप पे जंप करना है। जैसे यहाँ पे 6 स्टेप लिखे हुए हैं, ठीक है, आपको डायरेक्टली किसी स्टेप पे जंप करना है तो आप गो टू यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या किया है यहाँ पे कि वाइल लूप की जगह हमने गो टू का यूज़ कर लिया है। काम सारा सेम है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया है कि ए के अंदर 1 लिया है, ए की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, मतलब 1 जो था वो 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि ए के अंदर ए प्लस 1 कर दिया, अब ए की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। फिर मैंने कंडीशन चेक की वही कि इफ़, अब यहाँ पे देखो मैंने वाइल लूप यूज़ नहीं किया है, मैंने इफ़ यूज़ किया है। काम सारा सेम हो रहा है क्योंकि वाइल में भी कंडीशन चेक हो रही थी, यहाँ इफ़ के थ्रू भी मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ। तो जब तक मेरी कंडीशन ट्रू होती रहेगी, जब तक ए लेस देन इक्वल टू 100 रहेगा, मैंने क्या किया, देन गो टू स्टेप 3। इसका मतलब क्या है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो मैं स्टेप नंबर 3 पे जंप कर जाऊँ वापस से, मतलब मैं स्टेप नंबर 5 के बाद वापस से स्टेप 3 पे पहुँच जाऊँ। ठीक है, तो ये चीज़ वापस से स्टेप 3 पे पहुँचती रहेगी जब तक कि मेरी कंडीशन ट्रू होती रहेगी। जैसे ही ए की वैल्यू 101 हो जाएगी तो इफ़ की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी और वो स्टेप 6 पे आ जाएगा। ठीक है, काम वही कर रहा है जो वाइल लूप कर रहा था, बस उसको हमने इफ़ के थ्रू हमने यही काम कर लिया है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई स्टेटमेंट बार बार रन करनी हो तभी आप गो टू का यूज़ करो। आप गो टू की हेल्प से, अगर आप स्टेप नंबर 3 पे हो तो आप स्टेप नंबर 100 पे डायरेक्ट जंप कर सकते हो गो टू की हेल्प से। ठीक है, वो कैसे हम लोग एक्चुअल में यूज़ करेंगे, क्योंकि पाइथन की जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें ये 1 2 3 4 स्टेप्स नहीं लिखे होते हैं कि ये स्टेप नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसा नहीं लिखा होता है। हम डायरेक्ट प्रोग्राम बनाते हैं, राइट। तो वो गो टू कैसे यूज़ होगा वो हम लोग पाइथन का प्रोग्राम बनाएंगे तब देखेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं कि आपको सूडो कोड लिखना है कि टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ठीक है, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्जन करना है आपको। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो कि ये क्वेश्चंस का सूडो कोड आपको बनाना है अपनी कॉपी के अंदर। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि जो आपकी कॉपी, जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, काम दे रहा हूँ आपको, होमवर्क, वो आपको अपनी कॉपी में मेंटेन करना है, क्योंकि आप जब भी स्कूल आओगे आपकी कॉपी चेक होगी। ठीक है, उस कॉपी के बेसिस पे मैं इंटरनल मार्क्स लगाऊंगा आपके, राइट। तो कॉपी मेंटेन करनी है आपको। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको सूडो कोड इसका लिखना है अपनी कॉपी के अंदर। कोई डाउट आएगा तो आप लोग पूछ लेना मुझसे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है कि एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया, एक प्रोजेक्ट दिया। ठीक है, अब उस प्रोजेक्ट में आपको प्रॉपरली सब कुछ मेंटेन करना है, मतलब आपको पाइथन का प्रोग्राम भी बनाना है। ठीक है, आपको सारे चार्ट्स बनाने हैं, जैसे हमने इनिशियली एक हमने देखा था कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ।
ओके, तो हमने एक चीज़ यहाँ पे स्टार्टिंग में देखी थी कि आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप होता है जनरली किसी कंपनी के अंदर, तो ये स्टेप्स फॉलो होते हैं। और मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया है फॉर एग्जांपल कि आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है और उसमें ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि बड़े काम को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये पूरा एक मेरा काम था, इसको मैंने ये सारे जो स्टेप्स आपको दिख रहे हैं इनके अंदर डिवाइड कर दिया। अब आपको मान लो एक 4 स्टूडेंट्स की टीम मैंने बनाने को बोला है कि आप कोई भी टीम चूज कर लो जिसके अंदर 4 स्टूडेंट्स होंगे, उनको ये पूरा प्रोजेक्ट जो है डेवलप करना है। अब आपने क्या किया कि आपने उस पूरे प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। आपने बोला कि एक स्टूडेंट जो है वो डिज़ाइनिंग का काम करेगा, मतलब फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाएगा, एल्गोरिदम लिखेगा, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट जो है वो एक्चुअल पाइथन की कोडिंग करेगा, ठीक है। जो जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी कोडिंग करेगा पाइथन के अंदर दूसरा स्टूडेंट। तीसरा स्टूडेंट जो है वो टेस्टिंग करेगा, ठीक है, कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो ढंग से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, जो जो रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी फुलफिल हो रही है नहीं हो रही, तो वो टेस्टिंग करेगा। चौथा जो स्टूडेंट है वो डॉक्यूमेंट बनाएगा, डॉक्यूमेंटेशन, कि मुझे ये प्रोजेक्ट जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया है ये किस तरीके से मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या किया, पूरे बड़े काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, इसको बोलते हैं हम डिकम्पोजिशन, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर मैं एक प्रोग्राम की ही बात करूं, अगर मैं सिर्फ कोडिंग की बात करूं, तो कोडिंग के अंदर भी हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में कोड को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मान लो मैंने आपको बोला कि आपको एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। आपने क्या किया कि उस कैलकुलेटर के प्रोग्राम के अंदर आपने एडिशन करने वाला जो पार्ट है, एडिशन की, वो कैलकुलेटर एडिशन करेगा, वो डेवलप करने के लिए किसी एक स्टूडेंट को बोल दिया। सब्ट्रैक्शन करने वाला पार्ट अलग बनाएगा बच्चा, मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट अलग बनाएगा। तो इस तरीके से क्या किया आपने, एक प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जब ये अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स पूरे डेवलप हो जाएंगे, पूरे बन जाएंगे, इसके बाद मैंने क्या किया, उन 4-5 जितने भी पार्ट्स में आपने उसको डिवाइड किया था उनको हमने कंबाइन कर लिया और एक सिंगल प्रोग्राम बना लिया। तो ये काम होता है एक्चुअल में डिकम्पोजिशन के अंदर। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके और उन छोटे छोटे पार्ट्स पे हम लोग वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और क्या एडवांटेज है कि एक ही काम को हम पैरेलली कर सकते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था कि अगर मैं बड़े काम को छोटे में डिवाइड नहीं करूँगा तो वो पूरा काम एक सीक्वेंशियल वे में होगा कि पहले एक काम होगा, फिर दूसरा काम होगा, फिर तीसरा काम होगा। यहाँ पे क्या हो सकता है कि जब मैंने उसको डिवाइड कर लिया तो वो सारे काम एक साथ हो सकते हैं पैरेलल में। उसके बाद जब वो सारे काम पैरेलल में ख़त्म हो जाएंगे तो हम उसको जोड़ के वापस से पूरा काम बना लेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसको मेंटेन करना इजी होता है, ठीक है। अगर मेरे पास एक बड़ी चीज़ है, उसके अंदर एरर ढूंढना और उसको वापस से ठीक करना मुश्किल होता है अगर मैंने उसको डिकम्पोज छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो अगर किसी एक पार्ट में एरर है तो उस पार्ट को मैं वापस से उसके अंदर जो भी चेंजेस करने हैं वो इजीली मैं करके मेरा प्रोग्राम वापस से ठीक हो जाएगा। जैसे आप इसका ऐसा एग्जांपल लो कि आप मार्केट से कोई टॉय लाए हो खरीद के, कोई खिलौना लाए हो खरीद के। अब एक जगह तो वो खिलौना जो है वो छोटे छोटे पार्ट से बना हुआ है, वहीं दूसरी जगह एक खिलौना है जो पूरा एक सिंगल पीस है, ठीक है। अगर वो सिंगल पीस आपका खराब हो गया, कहीं से टूट गया, तो वो मतलब वो खिलौना आपका खराब हो गया। लेकिन अगर एक खिलौना जो पार्ट्स में बना हुआ है, तो अगर उसका कोई छोटा पार्ट खराब हो गया, टूट गया, तो मार्केट से जाके आप वही पार्ट लेके आ सकते हो और आपका खिलौना वापस से तैयार हो जाएगा। तो ये काम, ये एडवांटेज होता है हमारा डिकम्पोजिशन का। डिसएडवांटेज क्या होते हैं इसके कि जैसे हमने बताया कि हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके प्रोग्राम को डेवलप करेंगे और जब बन जाएगा तो उसको कंबाइन कर लेंगे। लेकिन कंबाइन करते टाइम पे
कई बार दिक्कतें ये आती हैं कि जो एक्चुअल में मुझे सॉल्यूशन चाहिए था, कि जो आउटपुट आना चाहिए था वैसा आउटपुट नहीं आता है कई बार। क्योंकि जब मैंने, जैसे आप भी अगर आपके पास एक पज़ल है, ठीक है, पज़ल में क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। कई बार क्या होता है कि आप जब पज़ल को जोड़ते हो तो उसको जोड़ना इतना इजी नहीं होता, और कई बार जोड़ते जोड़ते वो गलत जुड़ जाती है, उसके कारण आपका जो आउटपुट है वो सही नहीं आ पाता। यही सेम काम प्रोग्राम के साथ भी होता है कि आपने जब उन छोटे छोटे पार्ट्स को डेवलप किया, उसके बाद जब उनको कंबाइन किया, तो कंबाइन करते टाइम पे वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, ये सिचुएशन हमारी आ सकती है। ठीक है। इसके अलावा क्या है कि हमने जब डीकम्पोज किया वो अच्छे से नहीं किया। मतलब जब हमने उसके अलग अलग पार्ट्स बनाए, तो हमने वो पार्ट्स अच्छे से उनको तोड़ा नहीं, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो सॉल्यूशन था वो उतना परफेक्ट नहीं आया। तो ये हमारे डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं डीकम्पोजिशन के। अब डीकम्पोजिशन की ज़रूरत क्यों होती है? ठीक है, कि हमारा जो छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं सब, देखो, अगर मेरा एक पूरा प्रोग्राम है, वहीं मैंने उस प्रोग्राम को मान लो 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और वो पार्ट्स अलग अलग डेवलप किए। ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि मैं कोई नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ या दूसरा कोई प्रोग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, उसमें भी मुझे कोई ऐसा पार्ट है जो कि मैं पहले प्रोग्राम का यूज़ कर सकता हूँ। समझ आया आपको समझ में? जैसे मान लो मैं कैलकुलेटर वाली जो एग्जांपल है वही आपको देता हूँ, कि एक मेरा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मुझे बनाना है कैलकुलेटर। ठीक है। दूसरा मेरा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मुझे टैक्सेशन वाला कुछ बनाना है, कि मुझे टैक्स करना है कैलकुलेट। मेरे ये दो अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। तो मैंने क्या किया कि पहला प्रोजेक्ट को जब मैंने डिकम्पोज किया कि मेरा एक पार्ट जो है वो एडिशन का होगा, उसको कोई और बना रहा है, सब्ट्रैक्शन का कोई और बना रहा है, तो इस तरीके से। अब क्या है कि जो मेरा दूसरा है प्रोजेक्ट जिसके अंदर मुझे टैक्स करना है कैलकुलेट, उसके अंदर भी मुझे कहीं पे एडिशन की, कहीं पे सब्ट्रैक्शन की, डिवीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, पहले प्रोजेक्ट के जो मेरे अलग अलग पार्ट्स हैं उनको मैं यूज़ कर सकता हूँ दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है। वहीं अगर मेरा एक पूरा होता प्रोजेक्ट, तो मे बी मैं उसको दूसरे के अंदर यूज़ नहीं कर पाता। ठीक है। इट्स लाइक कि आपके पास एक सेल फोन है, मान लो एक सेल फोन है आपके पास। पहले क्या होता था कि सेल फोन के अंदर जो बैटरी है वो आपकी अ, मतलब आप उसको बैटरी को निकाल के चेंज भी कर सकते थे। लेकिन आजकल के जो सेल फोन्स आ रहे हैं उनके अंदर क्या है कि बैटरी आपकी फिक्स्ड होती है, अंदर आप उसको चेंज करने का इतना ईजी ऑप्शन नहीं होता है वहाँ पे। तो पहले वाले जो सेल फोन की अगर बैटरी खराब हो गई तो बैटरी आप मार्केट से लाए, चेंज की। ठीक है। इसके अलावा आपके दोस्त के पास भी सेम फ़ोन है, आप उसकी बैटरी भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो उसको चेंज करना बड़ा इजी है। तो यही फ़ायदे होते हैं डिकम्पोजिशन के। ठीक है। ये फंक्शंस क्या होते हैं, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जब हम पाइथन पढ़ेंगे ना तब आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो मतलब जो हमने अलग अलग डेवलप किया है, कि मैंने सब्ट्रैक्शन का अलग डेवलप किया है, एडिशन का अलग डेवलप किया है, तो ये सारी डेवलपमेंट जो है ये फंक्शंस के अंदर होती हैं। फंक्शंस कैसे हम लोग बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो हम पाइथन की प्रोग्रामिंग जब करेंगे तब सीखेंगे। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है कि मेरे पास एक बड़ी प्रॉब्लम थी, उसको मैंने छोटे छोटे दो पार्ट्स में कर लिया डिवाइड। उस पार्ट वन को भी मैंने और छोटे पार्ट्स में कर लिया डिवाइड। पार्ट टू को भी मैंने और छोटे पार्ट्स में कर लिया डिवाइड। उनको मैंने डेवलप किया और वापस से कंबाइन करके मैंने एक सॉल्यूशन बना लिया। ठीक है। तो इस जो इमेज है इससे आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि डिकम्पोजिशन क्या होती है और क्यों हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। ये दूसरा एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन का। ठीक है। मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, जैसे आप स्कूल के अंदर भी बुक्स वगैरह इशू कराने के लिए जब जाते हो, तो हमने क्या किया, इस पूरे सिस्टम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब क्या होता है कि जब आप बुक इशू कराते हो, तो इशू कराने के लिए बुक्स जो हैं वो वहाँ पे पहले से सिस्टम के अंदर होनी चाहिए। ठीक है। आपके नाम पे इशू हो रही है तो आपका अकाउंट भी होना चाहिए सिस्टम के अंदर। ठीक है। तो ये सारे मॉड्यूल्स होने चाहिए सिस्टम के अंदर। तो हमने क्या किया, इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, कि बुक्स का हमने अलग डेवलप किया, मेंबर्स का हमने अलग डेवलप किया, इशू का हमने अलग डेवलप किया। अब बुक्स के अंदर भी, कि अगर कोई नई बुक आ रही है
उसको ऐड करना सिस्टम के अंदर, अगर उसके अंदर कोई गलती हो गई है तो उसको एडिट करना, अगर बुक ख़त्म हो गई है तो डिलीट करना, अगर आपको बुक इशू करनी है तो आप पहले सर्च भी करोगे कि ये बुक अवेलेबल है या नहीं, तो सर्च का ऑप्शन। ठीक है, सेम मेंबर्स की कोई स्टूडेंट नया एडमिशन लिया है तो उसको ऐड करना, उसकी जो डिटेल्स हैं उसको एडिट करने का ऑप्शन भी होना चाहिए कि फादर नेम, मदर नेम, फ़ोन नंबर जो भी है गलत ऐड हो गया तो उसको एडिट करने का ऑप्शन भी होना चाहिए। कोई स्टूडेंट स्कूल छोड़ के चला गया, पास आउट हो गया तो डिलीट करने का ऑप्शन भी होना चाहिए। अगर मुझे कोई मेंबर सर्च करना है, कोई स्टूडेंट या कोई फैकल्टी, कोई टीचर, तो सर्च करने का ऑप्शन भी होना चाहिए। इशू करने का ऑप्शन कि बुक स्टूडेंट इशू कर रहा है तो मैं इशू वाला जो है मॉड्यूल वो अलग से बनाऊंगा। जब स्टूडेंट बुक को रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न कैसे होगी तो उसके लिए भी पूरा प्रोग्राम बनेगा। तो हमने क्या किया, इस पूरे एक प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और ये छोटे छोटे पार्ट्स अब अलग से डेवलप होंगे। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन का दूसरा। ओके, तो अगर गेमिंग का एग्जांपल दूं आपको तो गेम भी ऐसे ही होते हैं डेवलप। ठीक है, कि आपने देखा होगा कि गेम्स के अंदर भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, अलग अलग मैप्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग एरियाज होते हैं, तो वो एक साथ डेवलप नहीं होते, वो अलग अलग डेवलप होते हैं। ठीक है, कि अगर मान लो किसी गेम के अंदर 100 एरियाज हैं या 100 स्टेजेस हैं तो वो 100 स्टेजेस पैरेलली एक साथ अलग अलग लोग डेवलप कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो आप कितने भी एग्जांपल ले लो डिकम्पोजिशन के, राइट। तो ये वाला आपका जो टॉपिक था ये ओवर हो गया है। ठीक है, अब हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन का बेसिक्स। तो अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लो, वरना मैं पाइथन का जो बेसिक है वो स्टार्ट करने वाला हूँ। कोई डाउट है तो पूछ लो आप जल्दी से मुझसे। ओके, तो हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग था वो हमारा ख़त्म हो गया है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें कुछ थ्योरी है। तो मैं पर्सनली थ्योरी पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि जब हम किसी लैंग्वेज की बात करते हैं तो वो लैंग्वेज कैसे वर्क करती है उस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन हमारा होना चाहिए। बट थोड़ी बहुत थ्योरी आपको पता होनी चाहिए ताकि आपको इंट्रोडक्शन पता हो कि पाइथन क्या है, कौन कौन से फ़ायदे हैं इसको यूज़ करने के। ठीक है, तो पाइथन किसने क्रिएट की थी उसका नाम लिखा हुआ है गॉइडो वैन रोसम। ठीक है, ये लैंग्वेज जो है ये फरवरी 1991 के अंदर डेवलप हुई थी। 70s में एक कॉमेडी शो आता था बीबीसी के ऊपर जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, उससे इसका नाम लिया गया है पाइथन। ये उस कॉमेडी शो का नाम था जो आपको डबल कोट्स के अंदर दिख रहा है कि मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, वहाँ से पाइथन नाम लिया गया है। पाइथन जो प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है वो हमारी प्रोसीजरल भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। प्रोसीजरल का मतलब होता है कि एक प्रोसीजर फॉलो करके हम लोग कोई आउटपुट जो है वो जनरेट करते हैं। प्रोसीजर क्या होता है, स्टेप्स होते हैं, एक सीक्वेंस में हमने स्टेप लिखे हुए हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोसीजर बोलते हैं। जैसे जब हमने एल्गोरिदम डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, तो मैंने आपको बोला था कि हमने बेसिक बेसिक एल्गोरिथम डेवलप जो डिस्कस किए थे कि मुझे अगर चाय बनानी है उसकी एल्गोरिथम क्या होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया था, हमने स्टेप्स लिखे थे कि मैं पहले दूध उबालूंगा फिर चीनी डालूंगा, तो ये क्या थे, स्टेप बाय स्टेप मैं काम कर रहा था। तो वो क्या था, एक प्रोसीजर था। चाय बनाने का प्रोसीजर क्या होता है, तो ऐसे ही पाइथन के अंदर अगर मुझे कुछ भी डेवलप करना है तो वो एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करूंगा मैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रोसीजरल अप्रोच। नेक्स्ट है मेरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर सारा काम जो है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू होता है। ठीक है, और इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज अगर कोई है। इसके अंदर हम पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसके अंदर और भी बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, तो जब हम लोग ये टॉपिक डिस्कस करेंगे एक्चुअल में तब हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो क्या होती है और क्या क्या इसके बेनिफिट होते हैं।
नेक्स्ट है कि ये फ्री टू यूज़ है, आपको इसको यूज़ करने के लिए कोई पैसा नहीं देना, कुछ पेमेंट नहीं करनी, आप फ्रीली इंटरनेट से डाउनलोड करो और इसको यूज़ कर सकते हो। पाइथन जो है वो बेसिकली दो लैंग्वेजेस को मिला के उसके जो अ, उनके जो अच्छे फीचर्स थे, गुड फीचर्स, उनसे इन्फ्लुएंस होके ये लैंग्वेज डेवलप की गई है। वो दो लैंग्वेजेस हैं, एबीसी लैंग्वेज जो पहले बेसिक के नाम से आती थी, और दूसरा है मॉड्यूलर 3। तो ये भी लैंग्वेजेस हैं, एबीसी लैंग्वेज, बेसिक, मॉड्यूलर 3, जैसे पाइथन लैंग्वेज है ऐसे ही ये भी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन ये कुछ टाइम पहले तक यूज़ में आती थी, आज के टाइम पे ये इतना यूज़ नहीं आती हैं। लेकिन इनसे इंस्पायर होके, इनके जो अच्छे फीचर्स हैं उनसे इंस्पायर होके पाइथन को डेवलप किया गया है। तो पाइथन जो है वो इतनी पॉपुलर क्यों है, मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम पे पाइथन जो है वो ऑलमोस्ट हर जगह यूज़ हो रही है, चाहे वो वेबसाइट बनाने के ऊपर हो, चाहे आपके सॉफ्टवेयर्स हो, चाहे एप्लीकेशन ऐप्स हो फ़ोन के अंदर, तो इन सारी चीज़ों के में पाइथन का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो पाइथन जो है वो मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है, इसीलिए। दूसरा है हमारा एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, तीसरा इंटरप्रेटेड, चौथा है कि ये कंप्लीट लैंग्वेज है, नेक्स्ट है क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, नेक्स्ट है कि ये फ्री और ओपन सोर्स है, और लास्ट है कि इसको अलग अलग एप्लीकेशंस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक 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 करके जो इसके फीचर्स हैं जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, वो एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। सबसे पहला है हमारा इजी टू यूज़, कि जो मेरी पाइथन प्रोग्राम है जो हम बनाते हैं वो बहुत ही इजी होता है। आप किसी दूसरी लैंग्वेज से अगर कंपेयर करोगे तो पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस, चाहे आपकी सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, कोई भी लैंग्वेज हो, उन सब के कंपैरिजन में पाइथन के अंदर कोड करना और उसके जो सिंटेक्स हैं उसको समझना बहुत ही ईजी होता है। अब एक इसमें टर्म आई है, सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स का मतलब होता है कि किसी लैंग्वेज के रूल्स, जैसे अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश का भी एक सिंटेक्स है, मतलब उसको लिखने का एक तरीका है कि अगर आपकी स्टेटमेंट पास्ट टेंस में है तो वो कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी, अगर प्रेजेंट टेंस में है तो उसको लिखने का तरीका अलग होगा, अगर फ्यूचर टेंस में है तो उसको लिखने का तरीका अलग होगा। तो ऐसे ही किसी लैंग्वेज को लिखने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं सिंटेक्स, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैंने लिखा a इक्वल टू 10, तो मतलब 10 को, सॉरी, a को 10 की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब a के अंदर 10 आ जाएगा। तो ये क्या है, एक रूल है कि जो असाइनमेंट होगा वो राइट टू लेफ्ट होगा, ये रूल है, ये पहले से सिंटेक्स बनाया गया है, ठीक है। अगर सिंटेक्स वो लोग ये बनाते हैं कि असाइनमेंट लेफ्ट टू राइट है तो वो भी हम लोग फॉलो कर लेते हैं, लेकिन पाइथन में या मोस्टली लैंग्वेजेस में ये सिंटेक्स या ये रूल बनाया गया है कि असाइनमेंट हमेशा राइट टू लेफ्ट होता है। तो इसी तरीके से जब मैं प्रोग्राम लिखूंगा पाइथन के अंदर तो उसको एक लिखने का तरीका होगा कि किस चीज़ को मुझे कैसे लिखना है, तो उसको बोलते हैं हम सिंटेक्स, ठीक है। तो पाइथन के अंदर सिंटेक्स जो है, जो रूल्स हैं, वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है उनको अंडरस्टैंड करना, यूज़ करना। नेक्स्ट है मेरा एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, कि जो मैं काम करना चाहता हूँ वो काम मैं बहुत ही ईजिली जो है वो कर सकता हूँ पाइथन के अंदर। मतलब खुद को एक्सप्रेस करना, मतलब आप अगर कोई काम करना चाहते हो, जैसे आप अगर कोई चीज़ एक्सप्लेन करना चाहते हो, खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो एक जगह तो आपके पास एक इतनी मुश्किल लैंग्वेज है जिसमें खुद को एक्सप्रेस करना इतना ईजी नहीं होता, ठीक है। दूसरा, आपके पास इतनी ईजी लैंग्वेज है कि आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे मैं अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप किसी को रेस्पेक्ट देना चाहते हो तो रेस्पेक्ट आप इतने इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। वहीं अगर मैं हिंदी की बात करूं तो अगर आप अपने बड़ों को आप जो है आप करके बोलते हो, छोटों को तू करके बोलते हो, तो इसमें क्या है, खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो। लेकिन इंग्लिश में क्या है, सबको यू बोलते हो, यू यू यू, अब उसमें ना आप आ रहा है ना तू आ रहा है, तो इसमें आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। तो सेम लैंग्वेज की बात करूं मैं अगर पाइथन, तो पाइथन के अंदर जो आप कोडिंग करना चाहते हो, जिस तरीके से करना चाहते हो, वो आप बहुत ही ईजिली उसी तरीके से कर सकते हो। तो जैसा यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखाया गया है कि वही सेम है मेरा जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वाली स्लाइड के अंदर,
कि मुझे अगर दो नंबर्स को स्वैप करना है, मतलब उनकी वैल्यू को इंटरचेंज करना है, तो अगर मैं सी या सी प्लस प्लस यूज़ करूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो मैंने डिस्कस किया था ना, सारे स्टेप्स ये वही हैं कि लेफ्ट साइड में आपको टेबल के अंदर लेफ्ट साइड में कि सी या सी प्लस प्लस के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे पास दो वेरिएबल हैं, एक ए है एक बी है, ए के अंदर 2 है बी के अंदर 3 है। मैंने एक तीसरा वेरिएबल लिया टेम्प, टी एम पी नाम से। मैंने सबसे पहले ए के अंदर डाली टी एम पी की वैल्यू, फिर ए के अंदर डाली बी की वैल्यू और बी के अंदर डाल दिया टी एम पी। तो इससे क्या हुआ? स्वैप हो गया। ये वही काम है जो हमने अभी डिस्कस किया था। लेकिन यही सेम काम अगर आपको पाइथन में करना है तो इतना ईजी है। इसमें क्या है कि मैंने लिखा a कॉमा बी इक्वल टू 2 3। इसका मतलब है असाइनमेंट राइट टू लेफ्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले राइट में क्या लिखा हुआ है? 2। तो 2 जो है वो लेफ्ट में पहले a को मिल जाएगा और 3 जो है वो b को मिल जाएगा। तो इस तरीके से असाइनमेंट होती है। अगर आप एक से ज़्यादा वैल्यूज़ असाइन कर रहे हो एक ही सिंगल लाइन के अंदर, तो आप कॉमा कॉमा लगा के लिख सकते हो। तो मैंने लिखा a कॉमा बी इक्वल टू 2 3। ये चीज़ हमने डिस्कस भी की थी लास्ट क्लास में, आप लोगों ने आंसर भी किए थे, ठीक है। तो a को मिल गया 2, b को मिल गया 3। मैंने नेक्स्ट लाइन में क्या किया? a कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए। अब क्या हुआ? राइट साइड से b की वैल्यू, क्योंकि सबसे पहले वेरिएबल b लिखा हुआ है, तो b की वैल्यू लेफ्ट साइड के a को मिल जाएगी। तो इससे क्या हुआ? a के अंदर आ गया b की वैल्यू, b के अंदर आ गई a की वैल्यू। कितना सिंपल स्वैपिंग हो गई। वहीं हमें सी या सी प्लस के अंदर कितने ज़्यादा स्टेप्स लिखने जो है वो इतने स्टेप्स लिखे थे मैंने, प्लस इतना दिमाग लगाना पड़ रहा था कि अब ए की वैल्यू बी में जा रही है, अब टीएमपी में जा रही है। लेकिन पाइथन के अंदर सिंपल 2 लाइन में मेरा काम हो गया, ठीक है। तो इसलिए जो मेरी पाइथन लैंग्वेज है वो एक्सप्रेसिव है। नेक्स्ट है मेरा इंटरप्रेटेड, कि जो पाइथन लैंग्वेज है वो मेरी इंटरप्रेटेड है। अब दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर। देखो आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो कंप्यूटर है वो एक ही लैंग्वेज समझता है जिसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, जिसका दूसरा नाम है मशीन लैंग्वेज, जिसका तीसरा नाम है लो लेवल लैंग्वेज। तो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है आपका कंप्यूटर। लेकिन जो हम लोग लैंग्वेज डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है पाइथन, वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अब ये लैंग्वेजेस हाई लेवल लो लेवल का मतलब क्या होता है? इनका लेवल का मतलब है कि कौन सी लैंग्वेज कंप्यूटर से कितना पास है और कौन सी लैंग्वेज ह्यूमन से कितना पास है, उसके बेसिस पे हमने इनको लो और हाई में, एक मिड भी होती है, तो हम लोग अभी सिर्फ लो और हाई को ही डिस्कस करेंगे। कोई लैंग्वेज अगर कंप्यूटर के पास है तो उसको लो लैंग्वेज बोलते हैं, और कोई लैंग्वेज अगर ह्यूमन के पास है तो उसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। अब देखो, हाँ, क्योंकि हमारा कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज पे ही वो वर्क करता है, तो बाइनरी लैंग्वेज हमारी लो लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि वो कंप्यूटर के जस्ट पास है, वो कंप्यूटर उसी को समझता है। लेकिन जब मैं पाइथन की बात करूँ तो पाइथन के अंदर जो हम प्रोग्रामिंग करेंगे कंप्यूटर उसको नहीं समझता। हमारे लिए बाइनरी लैंग्वेज को लर्न करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग करना उतना ही डिफ़िकल्ट है। लेकिन पाइथन को लर्न करना, पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग करना बहुत ईजी है। तो इसलिए पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि वो ह्यूमन के पास है। हमारे लिए उस लैंग्वेज को समझना, उसमें प्रोग्रामिंग करना बहुत ईजी है। तो पाइथन हमारी हाई लेवल है। लेकिन पाइथन लैंग्वेज को कंप्यूटर नहीं समझता। कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, वो है हमारी बाइनरी लैंग्वेज। लेकिन हम ह्यूमन, हम पाइथन लैंग्वेज इजीली समझ सकते हैं, हम सी लैंग्वेज समझ सकते हैं इजीली, हम जावा समझ सकते हैं इजीली। तो हमें क्या चाहिए? हमें एक ऐसा प्रोग्राम चाहिए कि जिस लैंग्वेज में हमने प्रोग्रामिंग की हुई है वो उसको कन्वर्ट कर दे बाइनरी के अंदर, है ना। हमारे लिए तो बाइनरी पढ़ना, सीखना, प्रोग्रामिंग करना बहुत मुश्किल है। तो हमने क्या किया? हमने ऐसी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग की जिसको हम इजीली समझ सकते हैं। इसके बाद हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो कि हमारे पाइथन के प्रोग्राम को कन्वर्ट कर दे बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। उनको बोलते हैं हम कंपाइलर्स या इंटरप्रेटर्स। दो इनके काम अलग अलग होते हैं, इनके काम करने का तरीका अलग होता है, लेकिन काम एक ही होता है कि दोनों का काम क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। मतलब
यहाँ की बात करूँ तो मैं पाइथन लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। पहले बात करते हैं कंपाइलर की। कंपाइलर क्या करता है कि जो भी आपने पूरा प्रोग्राम लिखा है उसको एक ही बार में पूरा कन्वर्ट कर देगा बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपके प्रोग्राम के अंदर एरर्स हैं, आपने मिस्टेक की हुई है प्रोग्राम लिखने के अंदर, तो वो जितने भी एरर्स होंगे वो सारे आपके एक साथ शो हो जाएंगे। मतलब अगर आपने एक प्रोग्राम बनाया है जिसके अंदर 100 लाइन्स हैं और आपके उस 100 लाइन के प्रोग्राम के अंदर मान लो 10 एरर्स हैं अलग अलग लाइन में, तो कंपाइलर जो है वो 10 के 10 एरर्स को एक साथ शो कर देगा कि आपके इस लाइन के अंदर ये एरर है। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वो भी, उसका काम भी सेम होता है कि वो पाइथन लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज के अंदर या बाइनरी लैंग्वेज के अंदर कहें हम, लेकिन वो करता है लाइन बाय लाइन। इंटरप्रेटर करता है लाइन बाय लाइन। मतलब अगर आपने 100 लाइन का प्रोग्राम बनाया है तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, पहले पहली लाइन को कन्वर्ट करेगा बाइनरी लैंग्वेज में, फिर दूसरी को करेगा, फिर तीसरी को करेगा। अब इससे होता क्या है कि अगर आपके प्रोग्राम के अंदर 10 एरर्स हैं अलग अलग लाइन के अंदर, तो जैसे ही इंटरप्रेटर को पहला एरर मिलेगा वो रुक जाएगा, आपको बताएगा कि इस लाइन के अंदर ये एरर है। आप उस एरर को ठीक करोगे, वापस से प्रोग्राम को इंटरप्रेट करोगे, फिर जो नेक्स्ट दूसरा एरर है वो उस पर रुक जाएगा। तो ऐसे करके वो 10 एरर्स के लिए 10 बार रुकेगा। आप पहला एरर ठीक करोगे, फिर रन करोगे, फिर सेकंड टाइम रुकेगा, फिर थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, ऐसे करके वो 10 टाइम्स रुकेगा। एक बार में वो सारे एरर्स आपको नहीं दिखाएगा, एक बार में एक ही एरर दिखाएगा आपको। तो ये काम होता है इंटरप्रेटर का। तो जो हमारा पाइथन लैंग्वेज है वो इंटरप्रेटर यूज़ करता है, कंपाइलर यूज़ नहीं करता है। वो हमारी जो सी लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेजेस हैं, वो कंपाइलर यूज़ करती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पाइथन की बात करूँ तो पाइथन यूज़ करता है आपका इंटरप्रेटर को, इसीलिए इसको बोलते हैं हम इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा कंप्लीटनेस। आपको क्या करना है कि आप पाइथन डाउनलोड करोगे। ठीक है, उसके बाद पाइथन को राइट करने का मतलब आप जो प्रोग्राम लिखोगे वो एडिटर आपको मिल जाएगा। उसको रन करने के लिए इंटरप्रेटर साथ में मिल जाएगा आपको। आउटपुट शो करने के लिए भी आपको सब कुछ एक ही साथ मिल जाएगा, आपको अलग से कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप पाइथन का जो पूरा पैकेज डाउनलोड करोगे उसके अंदर ही आप वेब पेजेस भी डेवलप कर सकते हो, आप डेटाबेस के साथ कनेक्ट भी कर सकते हो अपने प्रोग्राम को। डेटाबेस का यूज़ क्या होता है कि यूज़र ने जो वैल्यूज़ इनपुट में दी है, अगर आपको उसको परमानेंटली स्टोर करना है तो हम डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। वो हम लोग डिस्कस करेंगे, 11th में नहीं है, आपके 12th में है। ठीक है, हमें GUI डेवलप करना है। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसका मतलब होता है कि आपको स्क्रीन के ऊपर जो भी कुछ दिख रहा है, आपको अपनी फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर चाहे कलर्स दिख रहे हैं, टेक्स्ट दिख रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनको GUI बोलते हैं। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक ही पैकेज के अंदर मिल जाएंगी जब आप पाइथन डाउनलोड करोगे तो इसलिए ये लैंग्वेज क्या है, कंप्लीटनेस है, ये कंप्लीट लैंग्वेज है। नेक्स्ट है मेरा क्रॉस प्लेटफॉर्म। मतलब आप जितने फीचर्स विंडोज़ पे यूज़ कर सकते हो जितने इजीली पाइथन को, उतने ही ईजिली आप लाइनक्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, मैकिन्टोश के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। अब ये चीज़ें क्या हैं, अगर किसी को नहीं पता है तो ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स, मैकिन्टोश। मैकिन्टोश क्या है, मैक आपके एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके स्मार्टफोन्स के अंदर अलग है, एंड्रॉयड है। तो इन सारी चीज़ों के अंदर आप पाइथन को सेम उतने ही इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हो जितना आप विंडोज़ के अंदर कर रहे हो, उतना ही इफ़ेक्टिवली आप एप्पल के लैपटॉप पे कर सकते हो, उतना ही इफ़ेक्टिवली आप अपने फ़ोन पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसलिए ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इक्वली वर्क करती है। नेक्स्ट है मेरा कि फ्री एंड ओपन सोर्स है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको इसको डाउनलोड करने का, इसको यूज़ करने का कोई पैसा नहीं देना है। ठीक है, ओपन सोर्स का मतलब होता है कि जिसका कोड अवेलेबल हो। आपको पता है कि जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना वो कोडिंग के थ्रू ही बनते हैं। तो कई कंपनीज ऐसी होती हैं जो कोड आपको नहीं देगी। जैसे अगर आप विंडोज़ खरीदोगे माइक्रोसॉफ्ट से
तो वो आपको विंडोज़ का सॉफ्टवेयर दे देगी कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर लो। आप माइक्रोसॉफ्ट से अगर ऑफिस का सेटअप लोगे तो वो आपको ऑफिस का सेटअप, ऑफिस का सॉफ्टवेयर तो आपको दे देगी, लेकिन उसका कोड नहीं देगी आपको कि वो प्रोग्राम जो है वो हमने कैसे कैसे डेवलप किया है, वो प्रोग्राम नहीं मिलेगा आपको। आपको सीधा सॉफ्टवेयर मिलेगा। लेकिन ओपन सोर्स में क्या होता है कि आपको सॉफ्टवेयर के साथ साथ उसका कोड भी मिल जाता है कि ये कोड यूज़ करके हमने इस लैंग्वेज को बनाया है। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो कि कोई फीचर आपको लगता है कि इसके अंदर ढंग से वर्क नहीं कर रहा है या कुछ फीचर्स और होने चाहिए इसके अंदर, तो वो डेवलपमेंट का ऑप्शन हमेशा अवेलेबल होता है। इसलिए इसको ओपन सोर्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके साथ आपको पाइथन कैसे डेवलप हुई है वो पूरा प्रोग्राम आपको मिल जाता है। इसको अलग अलग एप्लीकेशंस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है कि जो हम लोग अभी कोडिंग करेंगे ना, जैसे मैंने अगर 10 लाइन लिखी है तो उसको स्क्रिप्ट बोलते हैं। वेब एप्लीकेशंस, आपको कोई वेबसाइट बनानी है, गेम डेवलप करना है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में हम लोग पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। इसकी लिमिटेशन क्या है? तो ये जो चारों लिखी हुई हैं ये एक एक करके हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। चारों यहाँ पे अच्छे से लिखी हुई है कि नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज, सबसे फास्ट लैंग्वेज नहीं है ये। क्यों? क्योंकि हम लोग इंटरप्रेटर यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है और जितने एरर्स होंगे वो एक एक करके दिखाएगा आपको, तो इसलिए फास्ट नहीं है। जबकि आपकी सी लैंग्वेज है या सी प्लस प्लस है, ये फास्ट है। क्यों? क्योंकि ये हमारा कंपाइलर यूज़ करते हैं। कंपाइलर में क्या होता है कि जितने एरर्स होंगे सारे एक साथ शो करेगा आपको, तो इसलिए ये फास्टेस्ट लैंग्वेज नहीं है। पाइथन के अंदर सी, जावा या पर्ल, ये लैंग्वेजेस हैं मेरी, इनसे कम लाइब्रेरीज हैं। ये होता क्या है ये आपको आई डोंट थिंक कि अभी समझ में आएगा कि ये क्या होती हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसे आप जब प्रोग्राम बनाओगे कोई भी, ठीक है, तो जितने भी मैं फंक्शंस वगैरह यूज़ करूँगा, जैसे मैं अगर मुझे कोई चीज़ प्रिंट करनी है, स्टेटमेंट आउटपुट स्क्रीन में कुछ प्रिंट करना है, यूज़र से मुझे कुछ इनपुट लेना है, तो ये सारे काम क्या होते हैं कि इनकी प्रोग्राम्स पहले से बने हुए हैं। आपके पाइथन के अंदर ये सारे प्रोग्राम्स पहले से बने हुए हैं कि इनपुट लेना है तो उसका प्रोग्राम क्या होगा। आपको वो पूरा प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट से, एक सिंगल लाइन से यूज़र से इनपुट ले सकते हो, लेकिन वो एक्चुअल में वर्क कैसे कर रहा है बैकग्राउंड में, उससे आपको मतलब नहीं होता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं फंक्शंस होती हैं, इनकी डेफिनेशन कहाँ होती है? लाइब्रेरी के अंदर होती है। तो ऐसे ही अगर आपको मान लो आपको पाइथन के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग करनी है, मान लो आपको करनी है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए यूज़ करना है आप किसी लैंग्वेज को, आपको ब्लॉकचेन के लिए यूज़ करना है किसी लैंग्वेज को, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ करना है, तो आपको करना क्या है? आपको सिर्फ इंटरनेट से या कहीं से भी डाउनलोड करनी है वो पैकेज फाइल जिसको बोलते हैं लाइब्रेरी, और आप उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। तो मैं अगर पाइथन को कंपेयर करूं सी, जावा या पर्ल से, तो सी, जावा या पर्ल के पास लाइब्रेरीज ज़्यादा हैं, पाइथन के पास इतनी लाइब्रेरीज नहीं है एज कंपेयर टू सी, जावा या पर्ल। ठीक है। ये इतनी स्ट्रॉन्ग टाइप बाइंडिंग नहीं है। तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था आपको कि अ, मैंने अगर लिखा a इक्वल टू 10, इसका मतलब है कि मेरा अब a के अंदर क्या है? इंटीजर वैल्यू है। अगली लाइन में मैंने लिख दिया a इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर ABC, तो अब क्या है? a का अब टाइप चेंज हो गया, अब इंटीजर वैल्यू नहीं है a के अंदर, अब a के अंदर क्या है? एक स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है। तो इसलिए ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। जबकि मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल कि अगर मैं सी प्लस की बात करूं तो वहां पे मुझे पहले ही बताना पड़ेगा कि कोई वेरिएबल किस टाइप का है। अगर मैंने कोई हाँ, बस ये आपको स्लाइड दिख रही है ना, लास्ट है। इसके बाद जो है आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि a इक्वल टू 10 और फिर मैंने लिखा a इक्वल टू ABC। अब दोनों का टाइप अलग अलग है, लेकिन मैं दोनों वैल्यूज स्टोर कर सकता हूँ a के अंदर। पहले a इक्वल टू 10 लिखा तो a का टाइप हो गया मेरा इंटीजर टाइप,
फिर मैंने अगली लाइन में लिखा ए इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर ए बी सी, तो ये ए बी सी स्टोर हो जाएगा, 10 को हटा देगा, ए बी सी स्टोर हो जाएगा। तो अब मेरा इसका टाइप क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग टाइप। लेकिन अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करूं तो उसमें मुझे पहले बताना पड़ेगा कि जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है। तो मैंने अगर कोई वेरिएबल इंटीजर टाइप का बना दिया, जैसे मैं लिखा इंट ए, तो ए क्या हो गया, इंटीजर टाइप का हो गया। तो अब ए के अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ही स्टोर कर सकता हूं मैं। अगर मैंने लिखा ए इक्वल टू डबल कोट्स में ए बी सी, मैं बात कर रहा हूँ सी लैंग्वेज की, तो उसके अंदर एरर आ जाएगा, लेकिन पाइथन के अंदर नहीं आता एरर। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग टाइप बाइंडिंग नहीं है इसके अंदर, नॉट इजीली कन्वर्टिबल। ठीक है, आपको अगर ट्रांसलेट करना है पाइथन के प्रोग्राम को किसी दूसरी लैंग्वेज में, सी के अंदर, सी प्लस जावा, इसके अंदर ट्रांसलेट करना है, मतलब आपने पाइथन के अंदर प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसी प्रोग्राम को आपको कन्वर्ट करना है जावा वाले प्रोग्राम के अंदर, तो वो कन्वर्ट करना इतना ईजी नहीं होता है। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि पाइथन कैसे वर्क करता है। मैं आपको लाइव प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आज की क्लास को लेके अगर किसी का कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लो। ओके, तो आप लोग अपनी अटेंडेंस जो है वो डाल देना ग्रुप पे। तो आज की क्लास यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।